अरे चलिहा संभल संभल के सरकार की गलीबा। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको फिर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे वीडियो को इसी तरह से सपोर्ट करते रहे हैं जिस तरह से आपने हमें पहले वाले वीडियो को सपोर्ट किए थे। तो दोस्तों, आज का चैप्टर हिंदी का ही है और एकदम बिल्कुल सबसे हटकर चैप्टर है मेरे दोस्तों। ये चैप्टर आपको पढ़े हुए लिखे लिए लोगों के लिए तो है ही, साथ ही साथ आप अपने घर के गार्जियन को भी इस वीडियो को दिखा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आज जो हम बताने जा रहे हैं, आज हम पर, आप पर, उन पर, किसी ना किसी पर बीतने वाली सच्ची घटना है। और ये घटना आपको दिल के झकझोर देगा। और सबसे पहले नमन करता हूं मैं रघुवीर सहाय की, जिन्होंने इन रचनाओं को रचा है और जिसके कारण आज देश के जो है सच्चाई, आज नेता की सच्चाई सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, फिर से मैं बता रहा हूं कि हाँ, ये चैप्टर आज उन लोगों को बहुत कड़वा लगेगा जो पॉलिटिशियन लोग हैं, जो पॉलिटिशियन से जुड़े हैं। लेकिन केवल कड़वा उसी को लगेगा जो भ्रष्ट हैं, उनको इस वीडियो से कष्ट है। तो आपसे निवेदन है, राजनीतिक वाले लोग इस वीडियो को ना देखें, और अगर देखना है तो केवल वही देखें जो सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मान सकते हैं कि रघुवीर सहाय जी ने ये जो भी लिखा है वो एकदम सत्य है। ये कविता है और व्यंग्यात्मक कविता है, व्यंग किया गया है। किसी पार्टी विशेष का इसमें नाम नहीं है, किसी विशेष व्यक्तियों का नाम नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा बताया गया है जो आपके दिल को झकझोर देगा। तो मेरे दोस्तों, आइए आज जानते हैं इस न्यू वीडियो में एक राजनेता के बारे में या तो फिर पब्लिक के बारे में, आज की स्थिति को, दशा को जो दर्शाया गया हमारे रघुवीर सहाय ने। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये रघुवीर सहाय जी बोल रहे हैं। इसलिए हम पहले ही बोल दें कि अगर आपके घर में कोई माता पिता या बड़े भाई हैं तो उन्हें इस वीडियो को जरूर दिखाएं मेरे दोस्तों। अगर आप इंटर में, तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत ही कारगर है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो को अपने माता पिता और गार्जियन को दिखाएंगे तो आज के जो नेता हैं या आज के जो राजनीतिक दल वाले लोग हैं, उनके आंखों का जो नजरिया देखने का है और जनता पर जो आंखों पे पट्टी बांधी हुई है वो एकदम खुलने वाला है। क्योंकि इसमें हम राजनीतिक बातें भी कुछ करेंगे दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल के पॉलिटिशियन क्या है क्या नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो केवल बताएंगे। आप अपने आंखों से अपनी स्थिति को देख रहे हैं कि लोग को पोस्ट मिलते ही उस पोस्ट का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप देखते हैं मेरे दोस्तों, अगर आजकल का इलेक्शन में कोई जीत जाता है तो फिर वो देखना बंद कर देता है। अगर आप भूल से उसे अगर आप बोल भी दीजिएगा कुछ, तो उसे लगेगा कि भाई लोग तो हमें हराने में था, हम जीत गए हैं। लेकिन उसको ये दिमाग में नहीं आता है कि जब आप जीत गए हैं तो आपको जो वोट दिया या जो वोट नहीं दिया, आपको सभी के लिए काम करना है। जो अज्ञानी लोग होते हैं उनको लगता है कि जिन्होंने हमें जिताया हम केवल उसके लिए काम करेंगे। नहीं मेरे यार, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप किसी तरह के भी इलेक्शन में खड़े तो आपके विरोधी भी खड़े होंगे। दोनों में जिसके अंदर ज्यादा टैलेंट होगा और जिसके अंदर ज्यादा योग्यता होगी, गुण होगा, हर लोगों के नजर में अच्छा होंगे, उनकी जीत होगी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि हम जीतने के बाद केवल उसी पर ध्यान दें जो हमारे इलेक्शन में साथ दिया हो या जो हमारा वोट दिया हो। नहीं दोस्तों, अगर हमारी जीत हो जाती है किसी कारण बस, तो हमें उन तमाम लोगों पर ध्यान देना है जो हमारा साथ दिए हैं या नहीं दिए, क्योंकि हम एक कुर्सी पर अब बैठ चुके हैं और हमें एक जिम्मेदारी मिल गई है, और जिम्मेदारी कभी एक तरफा नहीं होता है। और हारने वाले लोगों से भी बस आग्रह है कि अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो अगर आप हार जाते हैं तो ऐसा मत बोलिए कि सभी ने हमें हरा दिया। मान लेते हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर 100 वोटर हैं या 1000 वोटर हैं, तो 1000 वोटर में
एक पार्टी को 600 वोटिंग आया, जबकि एक को 400 वोटिंग आया। तो 400 जिसका आया उसकी तो हार हुई, लेकिन 600 वाले क्या हुई, जीत हुई। अब 400 वाला कहेगा कि हमें सबने हरा दिया। आप याद रखिए, आपको सबने नहीं हराया, कुछ नहीं हराया, क्योंकि अगर सब हराता तो फिर वो 400 कहां से आया आपका। तो मेरे दोस्तों, हर चीज में हम सुनते आए हैं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। शादी विवाह भी करते हैं तो बोलते हैं लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए या लड़की पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक थाना संभालना होता है तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, बीडीओ बनना होता है पढ़ा लिखा, एसडीओ बनना होता है पढ़ा लिखा, बैंक में जाइए पढ़ा लिखा, पोस्ट ऑफिस में जाइए पढ़ा लिखा। आप हर क्षेत्र में जाते हैं तो आपको पढ़ा लिखा की खोज होती है, लेकिन पता नहीं है राजनीतिक में पढ़ा लिखा की जरूरत क्यों नहीं होता है। आप हर चीज में पढ़े लिखे खोजते हैं। आपको एक चिट्ठी पढ़ना हो तो तुरंत पढ़े लिखे के बच्चे को, चाहे जो भी हो पढ़ा लिखा, उससे आप बुलाते हैं। हर चीज में पढ़े लिखे खोजते हैं। तो यार अब तो आपका नजर खुले कि अब पॉलिटिशियन में भी जो भी खड़ा हो आप उसे पढ़ा लिखा चुनिए। अनपढ़ को चुनकर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वो आपके दिल की बात कभी नहीं समझ पाएगा। आजकल तो देखा जा रहा, उसको खुद को शान भी नहीं करने आता, उसके बाल बच्चे शान करने के लिए सिखाता और हम उसे चुन लेते हैं। और बाद में हम पछताते हैं कि ये ऐसे किया, हुआ ऐसे किया। बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। जब आप सही लोगों को नहीं चुनिएगा तो आपके साथ ऐसा ही होगा। और कुछ लोग तो ऐसे कि जीतने के बाद वो अपना पोस्ट का नाजायज फायदा उठाते हैं, किसी का एक बोली भी नहीं सुनते, एकदम दबदबा बना कर रखते हैं अपने समाज में। तो मेरे दोस्तों, अगर हमें किसी चीज का भी पावर मिला हो तो हमें उस पावर के कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक पेड़ को देखते ही जब उसमें फल आता है तो झुक जाता है, ना कि तना हुआ रहता है। और जब बिना फल वाले पेड़ को देखते एकदम तना रहता है। जिसमें फल आता है उससे पता हो गया कि अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गया है, हम थोड़ा झुक जाएं। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को तो जिम्मेदारी आने के बाद एकदम समझ लेता पुष्पा राज, झुकेगा नहीं। वाह, ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूं और भगवान करे कि जनता आपको दोबारा कभी ना चुने। और इन लोगों को देखो ना, शर्म की बात यह है कि अगर एक बार आप सोचिए, अगर किसी परिवार के आप यहाँ गए या किसी के यहाँ रिश्ते लगाए हैं और वो साफ साफ आपको मना कर दिया, आपको पसंद नहीं किया और आपको साइड कर दिया, तो आप शायद निर्लज ही होंगे कि दोबारा आप उस परिवार के यहाँ फिर जाएंगे कि हमें पसंद करो पसंद करो। कभी नहीं करेंगे। लेकिन पॉलिटिशियन लोग को देखो, इस बार वो इलेक्शन लड़ेगा और हारेगा। तो हार गया तो सिंपल सा बात पता है कि हमें जनता पसंद नहीं किया। तो जब जनता पसंद नहीं किया तो दूसरा बार हम मुंह उठा के कहा जाएंगे जी? कोई सवाल ही नहीं है। पहली बार में हमें जनता नहीं पसंद किया, इसका मतलब हमें इलेक्शन लड़ना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें जनता नहीं पसंद किया। लेकिन नहीं, ऐसे लोग एक बार हारेगा, दो बार हारेगा, जितना बार हारेगा उतना बार दम सीना उठा के लड़ जाएगा। अरे भैया, जब एक बार लोग आपको पसंद नहीं किया तब काहे बार बार जबरदस्ती उसको पसंद आने जाते हैं। ये तो फिर यही बात हो गया कि कोई शादी विवाह में लड़के को एक बार पसंद नहीं आया, बार बार दम मुंह उठा के जा, हमें ही पसंद करो हमें ही पसंद करो। तो आपसे निवेदन है कि आप, फिलहाल इलेक्शन आने वाला है तो आप उस पार्टी को चुने, उस लोगों को चुने जो आपके नज़र में सही हो। और शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि शिक्षित लोग ही आपके मजबूरी को समझ सकता है। लेकिन जो शिक्षित नहीं रहेगा वो अपना दबदबा बना कर रखेगा समाज में और एक बोली नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर आप एक बोली बोलिएगा तो आपको दो बोली बोलेगा, अगर आप दो बोली बोलिएगा तो आपके साथ चार बोली बोलेगा, क्योंकि वो हारना नहीं चाहता, वो हमेशा आपसे जीतना चाहेगा। सोचेगा इलेक्शन में जीते हैं तो समाज में भी जीत करेंगे। जबकि आप देखिएगा, राष्ट्रपति को देखिए, कभी अहंकार नहीं है, लेकिन सबसे ऊंचा पोस्ट हमारे इंडिया में होता है। एक फांसी की सजा को भी नहीं कोई माफ कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो माफ कर सकता है। सबसे ऊंचा पोस्ट। लेकिन सबसे नीचा पोस्ट आओ, वार्ड से 10 सरपंच, इन लोगों को देखो, एक वार्ड से 10 के देखो, जिस दिन से जीतेगा उस दिन से अपना रौब बना कर रखेगा। लेकिन हम है सो हम है, बाकी सब हमरा से कम है। और समाज वाले के एकदम दबा कर रखेगा। सोचेगा भैया कुछ भी काम करने के लिए आता तो हमारे तो 500 बनल है, 300 बनल है, 200 बनल है। और देखिएगा 5 साल के अंदर में कुछ करे या ना करे, लेकिन वो अपना घर को प्रोग्रेस जरूर कर लेगा। एक समाज की बात नहीं है, एक गांव की बात नहीं है, एक क्षेत्र की बात नहीं है, 99% का यही हाल है। लेकिन हाँ, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं
जिसको पोस्ट मिलते एकदम जनता की सेवा में तैयार रहते हैं और हमेशा उसके साथ रहते हैं। जैसे हमारे एक इंस्पिरेशन जो हैं हमारे विपिन सर, मैथ मस्ती वाले को देखो, वो भी इस बार विधायक के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूं कि आप जहां से भी लड़े आपकी जीत जरूर होगी, क्योंकि उन्होंने इस पहले इलेक्शन में मुखिया में भी जीते हैं और उनके इलेक्शन में खान सर जैसे महारथी और विद्वान भी लोग आए हैं। और इस बार हुआ महानार से एमएलए का चुनाव, विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मैं अभी से उनको अग्रिम बधाई दे देता हूं कि आपकी जरूर जीत होगी और मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपके चरणों में दर्शन करने के लिए जरूर आएंगे। मैथ मस्ती वाले विपिन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप सही कैंडिडेट को चुने। तो दोस्तों, जब जब हमारे देश में नेता लोग भ्रष्ट बनेगा और जब जब हमारे देश में सिस्टम उलट पलट होगा, तब तब हमारे रघुवीर सहाय जी की ये कविता जरूर याद आएगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रघुवीर सहाय को फिर से एक बार नमस्कार करता हूं कि आपने इतनी सुंदर रचना किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और लेकर चलते हैं आज, जैसे कि आपको पता है ये कविता है और इंटर यानी 12th का ये कविता है। चैप्टर नंबर आपका 10 है और इस चैप्टर नंबर 10 में एक लड़के का नाम आया है। उस लड़के का नाम है हरचरणा। हरचरणा किसी लड़के का नाम नहीं है, हरचरणा आम आदमी का प्रतिनिधि है। देखो, अगर किसी एक का नाम लिया जाता तो लोगों को तो बुरा लगता, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी एक का नाम लिया जाता तो एक ही लोग नहीं है हमारे सत्ता में या हमारे समाज में, बहुत सारे लोग हैं, उतना का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक ऐसा नाम लिया गया जो देखने में ही लगे एकदम गरीब नाम से देख रहे हैं, हरचरणा। क्या नाम है, लग रहा है कि गरीब परिवार के कोई लड़का होगा और इसका नाम क्या रखा गया, हरचरणा। तो हर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता हरचरणा कौन है, तो आंसर आपको हरचरणा आम आदमी का प्रतिनिधि है, या तो आप ये बोल सकते साधारण आम आदमी है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन राष्ट्रगान हो रहा था, सभी लोग वहां जुटे हुए थे और वहीं पर हमारे ये हरचरणा जो है पहुंचा और इस जो यहाँ बखान किया है, ये राष्ट्रगान को बखान किया, जिसमें बोला गया जन गण मन अधिनायक जया है भारत भाग विधाता। इस टाइप से जो भी बोला गया है उसके अर्थों को समझाया कि आखिर हम केवल कब तक गाते रहेंगे, इसके अर्थों को भी देखे। बहुत जल्द इलेक्शन भी आने वाला है, आप देखिएगा राजनीतिक वाले जो भी लोग होंगे, और जिस तरह से शिव जी का 3 नेत्र होता है ना, त्रिनेत्र जिनको कहते हैं, नेता का भी 3 नेत्र होता है, यानी 3 आंख होता है। 2 आंखों से वो देखेगा 4 साल, 2 आंखों से कितना साल देखेगा, 4 साल, फिर भी उसको कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही 5वां साल एंट्री मारेगा और पता चलेगा 4-5 महीना और बाकी है, 3-4 महीना और बाकी है, तब वो खोलेगा दम तांडव मचाने के लिए 3रा नेत्र शिव जी जैसा, और यहाँ से देखेगा और उसको दिखाएगा ये गली नहीं ढलाया, वो गली नहीं ढलाया है, उसका घर नहीं बना है। पता नहीं ये 3रा आंख 5वां साल और इलेक्शन के टाइम में ही क्यों खुलता है। बाकी 4 साल अगर खुल जाता तो जनता का किस्मत ही खुल जाता। चलिए, आप नेता के लाइन में और आप पॉलिटिशियन के बारे में क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और जरूर सुझाव दें। और हमारा चैप्टर आपको पढ़ने में जैसा भी लगेगा, अच्छा लगेगा, आप कमेंट बॉक्स में अच्छा बोलिएगा, खराब लगेगा आप खराब बोलिएगा। और आपको लगेगा कि नहीं हमारे लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, तो आप लोगों के पास भी पहुंचाइए। चलिए, तो आइए इसे शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन में बताया गया है, राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग विधाता है। कर रहा राष्ट्रगीत में वो भारत का भाग विधाता कौन होगा भाई। विधाता मतलब समझ रहे, लोग विधाता तो भगवान को ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ भारत के भाग विधाता। देश आजाद है फिर भी हम किसी को क्या मान रहे हैं, विधाता। आखिर राष्ट्रगान में कौन हुआ भारत भाग विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हरचरणा गाता है। हरचरणा याद रखिएगा ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हरचरणा को हरचरणा क्यों कहा गया,
हरिचरण क्यों नहीं कहा गया? अगर हरिचरण कह देते तो कितना प्यारा सा नाम होता, हरिचरण, हरि के चरणों में रहने वाला। लेकिन नहीं, हरिचरण ना बोला गया। इसका क्या ना बोला गया? हरिचरणा। इसका आंसर आपको क्वेश्चन आंसर जब बताएंगे तो वहां पर बता देंगे। फिलहाल आप यही समझिए, राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ, भारत भाग विधाता है, फटा सुतना पहने जिसका गुण हरिचरणा गाता है। करा कि आखिर वो राष्ट्रगीत में भारत का भाग विधाता कौन है देश आजाद होने के बाद भी, जिसका गुण बेचारा हरिचरणा फटा चिटा सुथना, सुथना मतलब ढीला ढाला कपड़ा पहनकर उनका गुणगान कर रहा है। आपको पता है ना, जब नेता कहीं पर आता है तो बेचारे गुणगान में सब लग जाते, उसे उम्मीद होता है। हम बहुत साल से चैप्टर वगैरह पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन हम कभी नेता के लाइन में नहीं गए थे। लेकिन एक बार हम सोचे यार, बार बार हम पढ़ा रहे हैं चैप्टरों को, क्या सच में ऐसा होता है? तो एक बार हम किसी नेता के रैली में चले गए, हमारे पास के कुछ लोग लेकर गए। हम बोले देखिए लेते हैं, बहुत बार चैप्टर पढ़ाएं, जब तक आंखों नहीं देखे हम कैसे विश्वास कर लें और कैसे आगे को हम बता दें कैसा होता है। तो मैंने देखा जाते समय एकदम स्कॉर्पियो को बुलाए, गाड़ी वाले को बुलाए, सभी ठेस ठेस के ले गया। बेचारे गरीब होते हुए बहुत लोग एकदम ऐसे सज धज के गया। बहुत लोग देखे जिससे वो समधी बन के जा रहा, उसको लग रहा हम कहीं अच्छे जगह पर जा रहे हैं। हम भी गए, वहां पर गए तो सबसे पहले जो कैंडिडेट लेकर गया उसको देखे इधर उधर करने कौन कौन नेता से मिला, वो अब मुर्गा तोड़े लगा और हम लोग मुंह देख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देते कि मैं मांसाहारी नहीं शाकाहारी हूँ। तो पहली बात तो हम शाकाहारी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मांस खाओ, मुर्गा खाओ, कुछ भी खाओ। लेकिन वहां जाते ही उसका रुतबा ही बदल गया। वो कहाँ बिजी हो गया, किधर से मिलने लगा, कहाँ से पैसा मांगने लगा, रुपया मांगने लगा, भगवान जाने। और हम लोग किधर भटक रहे हैं, किधर लटक रहे हैं, खाना खाएं कि नहीं खाएं कुछ अता पता भी नहीं चला। उस दिन से मैं समझ गया कि चैप्टर गलत नहीं, ये सही लिखा हुआ है। जाते समय चुन चुन कर लेके जाते हैं, लेकिन जब वहां स्वागत करने की बारी होती है, इज्जत करने की बारी होती है, तो अपने मदमस्त हो जाते हैं और लोगों को छोड़ देते हैं। हम भी कभी कभी बच्चे को लेकर जाते घुमाने के लिए, तो मेरी एक जिम्मेदारी रहती है कि हमारे कौन बच्चा कहाँ है, कितना है, सभी को देखना होता है। और गिन कर लेकर जाते हैं और गिन कर लेके आते हैं। टाइम टू टाइम खाना खिलाते हैं, जो हम खाते हैं वही उसको भी खिलाते हैं। अगर किसी को 60 से कुछ खाना तो 60 से उसको खिलाते हैं। लेकिन हम नेता नहीं हैं। आज जानबूझकर नेताजी से कपड़ा पहनने पर हम मजबूर हो गए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं एक दिन ये वर्दी पहनने के बाद हमें कैसा फील होता है। तो एक दिन वर्दी पहनने के बाद हमें गर्व फील होता है और लग रहा है कि हम बहुत कुछ करें जनता के लिए। तो फिर नेता रोज ये वर्दी पहनकर भी कुछ क्यों नहीं कर पाता? तो पहला लाइन समझ गए होंगे दोस्तों, राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ, भारत भाग विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हरिचरणा गाता है। बेचारा हरिचरणा फटा सुथना ढीला ढाला वस्त्र पहन के उसका गुणगान कर रहा है, जयकारा मना रहा, फलना भैया जिंदाबाद, नेठा भैया जिंदाबाद, ऐसा करके कुछ कह रहा है। चलो, मखमल टमटम बल्लभ तुरही, पगड़ी छत्र चंबर के साथ। पहले जमाने में टमटम से आना एक शान होती थी, और ये उसी टाइम का भी चैप्टर लिखा गया है, देश आजादी के बाद का चैप्टर है। तो ये कह रहे हैं वो खुद मखमल से आता है, टमटम से आता है, बल्लभ तुरही बाजा का नाम है, बजाने वाला, छत्र चंबर के, चंबर देखे होंगे आप, रामायण महाभारत पिक्चरों में देखते होंगे, तो एकदम महाराज जी वहां बैठे रहते हैं, एकदम दोनों तरफ से उनकी दासी महाराज जी की जय हो करते रहते हैं। इसी को क्या कहा गया है वहां पर, यहाँ पर कहा गया हमारा, वहां पर हमारा कहा गया चंबर। चंबर मीन्स क्या होता है? तो चंबर मीन्स आप देखे लिए होंगे क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आते हैं, करें तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। तोप छुड़ाना का मतलब हुआ दोस्तों बाजा बजाना। आप देखते होंगे नेता आता है तो बहुत बाजा बजाया जाता है, ढोलक बजाया जाता है, और साथ ही साथ जय जय कौन कराता है, और अपना गुणगान करवाता, अपना ही जय जयकार करवाता है। उससे अपना जय जयकार सुना बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि लोग हमारी जयकारा मनाएं और हमें बहुत खुशी मिले। पता नहीं वो लोग अपना जयकारा अपने आंखों के सामने कैसे मना लेते। हम एक टीचर हैं, लेकिन बहुत बुजुर्ग लोग हमें प्रणाम सर मिलते ही करता है, हमें बुरा लगता है। लगता है यार हम इतने छोटे और इतने बुजुर्ग लोग हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं। हम उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हमें बउआ बोल सकते हैं, नूनू बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं,
लेकिन कभी काल ये भी सोचते कि शायद हमारी पोस्ट ऐसा है इसलिए बोल रहे होंगे। हम एक बार सुन लेते हैं बुजुर्गों लोगों से तो हमें खराब लगता है कि बुजुर्ग होकर हमारी जयकार क्यों करें, हमारे नमस्कार क्यों करें। लेकिन नेता लोग को तो देखो, वो खुद करवाता है, रुपये देकर, पैसा देकर, गाड़ी के देकर, चलो पेट्रोल डला देंगे, चलो मेरे पीछे जयकारा करो, चलो 200 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे। उसे जयकारा सुनना बहुत ही पसंद है दोस्तों, बहुत ही। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल। पूरब पश्चिम कहने का मतलब जिन लोगों का घर जिधर पड़ता है चारों दिशाएं से लोग उस नेता को देखने आते हैं, उनके भाषण को सुनने आते हैं। और बेचारे खुद नंगे बूचे नर कंकाल, खुद नंगे, कुछ लोग तो बेचारे फटे चिटे पहनने आ जाते हैं, कुछ लोग केवल गंजी पहनकर आ जाते हैं, तो कुछ लोग नंगे पांव आ जाते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं, उम्मीद लेकर आते हैं कि हमारे नेताजी आज भाषण देंगे। और पता नहीं भाषण में क्या क्या चीज करेंगे, क्या क्या वादाएं करेंगे। और वादा पूरा होता या नहीं हो तो सुनने वाले जाने, क्योंकि मैंने अभी तक नेता का भाषण नहीं जाकर लाइव सुना हूं। कहा जाता है दोस्तों, राजनीति और प्रेम बहुत ही खतरनाक चीज है। प्रेम में पड़ा इंसान कितना बेइज्जती हो जाएगा ना, लेकिन वो उसी प्रेमी के साथ रहना पसंद करेगा, समाज उसे कुछ भी बोले। उसी तरह से राजनीतिक वाले लोग, उसके पार्टी के लोग जूता से चप्पल से कितना मारेगा ना, कितना बेइज्जती करेगा, फिर भी राजनीतिक में रहना पसंद करता है। बोला जाता है लव इज लाइट बट लव इज ब्लाइंड। प्रेम प्रकाश है लेकिन प्रेम अंधा है। लव इज एवरीथिंग बट लव इज नथिंग। प्रेम सब कुछ है लेकिन प्रेम कुछ नहीं। हमें वो बात याद आ जाता है इस चैप्टर को पढ़ाते हुए जो सुभाष चंद्र बोस बोले थे, यू गिव मी ब्लड इंस्टेड ऑफ आई गिव यू फ्रीडम। इसका अर्थ होता है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आजकल के राजनीतिक लोगों को देखते हैं, जितना उसको छोटा पोस्ट होता है उतना जनता को लूटने में लगता है। और वो कहता है तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। वाह, रियली में लोग 150,000 500 हर काम के लिए देते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं बदले में मिलता है। और वो अपने तोंद बढ़ा के, पेट बढ़ाकर घूमते रहते हैं। चलते हैं, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगा। तमगे का मतलब होता है मेरे दोस्त मेडल। तमगे मीन्स मेडल। वही कह रहे हैं हमारे रघुवीर साहब जी, सिंहासन पर आता है, सिंहासन पर बैठता है, लोग उन्हें मेडल लगाता है, यानी कि पहनाता है, माला पहनाता है। और आगे कहा क्या है, कौन कौन है हुआ जनगण मन अधिनायक हुआ महाबाहुबली। करे कौन हुआ महाबाहुबली भाई, जो आज के समय में भी एकदम सिंहासन पर ठाठ बाट के साथ बैठा है। नेक्स्ट है डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। कुछ लोग नहीं चाहता है कि इसका हम जय जयकार करें, लेकिन वो डरा हुआ है कि अगर आज हम जय जयकार इसका नहीं करेंगे तो कल अगर हमें इससे कुछ काम होगा तो नहीं करेगा मेरा। तो मेरे दोस्तों, कैसा लगा ये आपका वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये 12th हिंदी का चैप्टर है कविता में, जिसका नाम है अधिनायक। इसका लेखक है हमारे रघुवीर शाह जी, और उन्होंने जो लिखा है मैं उसका हिंदी अर्थ बताने का प्रयास किया हूँ, और जितना हो सके सटीक तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ। तो बस आपसे यही विनती है, यही अनुरोध है कि आप इन वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि चैप्टर के बाद आपको पता है, पहले ही बता दिए कि हर वीडियो को मैं 4 पार्ट में बांटता हूँ। तो ये वीडियो का मेरा पहला पार्ट है जिसमें हम आपको केवल चैप्टर पढ़ाए हैं। फिर कल लेकर आएंगे वीडियो का दूसरा पार्ट जिसमें हम केवल थ्योरी बताएंगे। परसों लेकर आएंगे वीडियो का तीसरा पार्ट जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे। और चौथा दिन लेकर आएंगे वीडियो का 4 पार्ट जिसमें आपको इसका सब्जेक्टिव बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम आपको 100 मार्क्स हिंदी और 100 मार्क्स इंग्लिश की तैयारी कराता हूं। और फिलहाल मैं अभी 2026 में देने वाले एग्ज़ाम के जो भी कैंडिडेट हैं, मैं उनका जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं और उनकी तैयारी करा रहे हैं। और मेरा टारगेट है, मेरा प्रयास है कि जो 200 नंबर उनका हिंदी इंग्लिश में होता है उसमें कोई कमी ना हो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हो सके और कम समय में ही। इसलिए मैं पहले स्टार्ट किया हूँ सारे हिंदी चैप्टर जो भी है दिगंत का, उसका कविता। और इस कविता को ख़त्म करने के बाद हम आपको इंग्लिश में जो है
पोएट्री यानी कि कविता को सारे हिंदी को बताएंगे, और जिस तरह से हिंदी इसमें बता रहे हैं उसी तरह से चैप्टर जो इंग्लिश रहेगा उसका हिंदी करके बताएंगे। उसमें भी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और थ्योरी सब बताएंगे। तो अब विदा लेते हैं आपसे। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री राम। आप इसे ज़रूर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर ये वीडियो में कहीं आपको कमी लगा तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और प्रयास रहेगा मेरा कि नेक्स्ट पार्ट इससे भी बेहतर हो। थैंक यू।